हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास के अंदर जो है आपका हमने जो यहाँ तक कर लिया था कि आपका जो है कैसे मतलब कि चाइना ने सेटबैक किया था 1962 में। उसके बाद हम आगे से कंटिन्यू करने वाले हैं। उससे पहले एक बार और चीज़ मैं दो चीज़ करना चाहूँगा कि हाँ, सेटबैक होने के बाद क्या हुआ कि आपका जो है अगर हम आगे बढ़े इसके अंदर तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास तीन चार पॉइंट है। पहले तो है ये कोलंबो कॉन्फ्रेंस, कोलंबो कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस एंड लिमिट्स ऑफ नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट का लिमिट जो है वो देखना है हमें, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें उसके बाद हम अगर देखें तो क्या कहते हैं आपका, पहले हम इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। देखो, छः क्या कहते हैं कंट्रीज़ मेनली थे नॉन अलाइनमेंट के अंदर, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के अंदर, जिसमें आपका एक इजिप्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका बर्मा हो गया, ठीक है, कंबोडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका एक घाना हो गया और इंडोनेशिया हो गया, ठीक है। ये हो गए। तो आपके छः कंट्रीज़ थे इसमें। इसमें क्या कहते हैं, सिलेक्टेड ऑन द बेसिस दे आर वर ऑल एक्सेप्टेबल टू इंडिया एंड चाइना, मेट इन कोलंबो। इन सब ने एक्सेप्ट किया कि इंडिया और चाइना जो है वो कोलंबो में आए, ठीक है, कोलंबो के अंदर आए, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, मेट इन कोलंबो 10 दिसंबर को, फाइनली 10 दिसंबर 1962 को फाइनली ये लोग मिले। द प्रपोजल दैट इमेज फ्रॉम द कोलंबो कॉन्फ्रेंस स्टिपुलेटेड चाइना's withdrawal of 20 किलोमीटर फ्रॉम सीज लाइन। इसमें ऑब्जर्व किया गया कि चाइना जो है चाइना क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, अपने आप को विड्रॉ करेगा 20 किलोमीटर जो है आपको विड्रॉ करेगा फ्रॉम द सीज फायर लाइन ऑब्जर्व बाय द चाइना विदाउट एनी रेसिप्रोकल विड्रॉल ऑफ इंडियाज़ बिहाफ। तो मतलब कि बिना, पता होगा आपको, चाइना ने खुद युद्ध स्टार्ट किया था, खुद ही अपने आप से जो है इसको विड्रॉ कर लिया था। तो इसमें कहा गया कि भाई 20 किलोमीटर अपने आप को पीछे करेगा। एंड ऑल्दो द मीडिएशन efforts was encouraged, the failures of these six nations unequally to condemn China is deeply disappointed India, and nevertheless India accepted the proposals while China accepted them in principle as the basis to start negotiation. Eventually the initiative withdraw away. चाइना ने फाइनली कहा कि हम विड्रॉ करने के लिए तैयार है, साथ में क्या कहते हैं नेगोशिएशन के लिए भी तैयार है, लेकिन इंडिया काफ़ी ज़्यादा इससे जो है मतलब डिसअपॉइंट हुआ। दस 1962 वॉर विद चाइना मार्क द एंड ऑफ टू फेस इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी मार्क्ड बाय इंडिविजुअलिज्म विद इनिशियल सक्सेस एंड मल्टीपल लेगेसीज दैट इंडिया हैड टू कंटेंट विद द फेलियर। तो यहाँ से 1962 के इस वॉर के बाद जो है हमारा जो आइडियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था, हमने उसमें थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश की कि भाई आइडियलिज्म से जो है हमने नुकसान हमने फेस किया। तो कोलंबो कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है इंडिया चाइना के वॉर को लेकर जो है मतलब एंड में बात होती है, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। और इसके अंदर जो है 10 क्या कहते हैं 6 देश आते हैं कोलंबो कॉन्फ्रेंस में, जिसमें एक आपका बर्मा आता है, ठीक है। बर्मा हो गया, आपका इंडोनेशिया हो गया, बर्मा इंडोनेशिया बर्मा इंडोनेशिया, श्रीलंका, इधर से 3, इजिप्ट हो गया, क्या कहते हैं श्रीलंका, इंडोनेशिया, बर्मा, और उसके बाद क्या कहते हैं आपका इधर से इजिप्ट आ गया और घाना आ गया, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका कंबोडिया आ गया इधर से, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो कौन से 6 देश थे, एक बार 6 देश देख लेते हैं हम लोग, नीचे से देखेंगे। सबसे पहले इंडोनेशिया हो गया, फिर श्रीलंका हो गया, फिर बर्मा हो गया, फिर कंबोडिया हो गया, और उधर से इजिप्ट हो गया और घाना हो गया। इन 6 देशों ने मिलकर कोलंबो में कॉन्फ्रेंस करवाई और उसके अंदर 20 किलोमीटर अवे करने की बात करी चाइना से। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ब्रीफ, अगर हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को हम देखते हैं कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट आखिर क्या था। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की अगर हम बात करें, ये तो चलो यहाँ पे हो गया ना, नॉन अलाइनमेंट कह रहे कि 6 साल बाद, मतलब कि बांडुंग का कॉन्फ्रेंस कब हुआ था 1955 में, उसके 6 साल बाद 1961 में जो है आपका जो है द मूवमेंट ऑफ नॉन अलाइनमेंट कंट्री वाज फाउंडेड ऑन अ वाइडर जियोग्राफिकल बेसिस। पहला समिट जो हुआ था, फर्स्ट समिट ये कहाँ पे हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, बेलग्रेड में, बेलग्रेड के अंदर हुआ था ये कॉन्फ्रेंस 6 साल बाद, ठीक है, 1961 में, विच वॉज हेल्ड ऑन सितंबर 1 से लेकर 6 तारीख तक, सितंबर में 1 से लेकर 6 तारीख तक 1961 में जो है ये मीटिंग हुई थी, समिट हुआ था। कॉन्फ्रेंस जो है वो लगभग 25 देशों ने अटेंड किया था, 25 कंट्रीज़ ने अटेंड किया इसे अटेंड किया। उसके बाद इसमें अफ़गानिस्तान भी था, अफ़गानिस्तान, अल्जीरिया, यमन, म्यांमार, ठीक है, कंबोडिया, श्रीलंका, कोंगो, क्यूबा, साइप्रस, इजिप्ट, इथोपिया, घाना, गुने, इंडिया। उसके बाद इंडोनेशिया, इराक, लिबनान, माली, मोरक्को, नेपाल, सऊदी अरबिया, सोमालिया, सूडान, सब इतने सारी कंट्रीज से, यूगोस्लाविया। In 1960, in the light of the result achieved in the Bandung, the creation of the movement of non-alignment countries was given boost during the 15th ordinary session of the United Nations General Assembly.
इसको जो बूस्ट मिला वो 15वें ऑर्डनरी सीजन ऑफ जो यूनाइटेड नेशन जो था, जो UNGA का जो क्या कहते हैं मतलब कि आपका सीजन था, उसके अंदर 15 मतलब कि जो सीजन था उसके अंदर हमें इसके अंदर बूस्ट मिला, ड्यूरिंग विच द 17 अफ्रीकन कंट्रीज 17 न्यू अफ्रीकन कंट्रीज एंड एशियन कंट्रीज वर एडमिटेड टू द यूनाइटेड नेशन। तो 17 नए कंट्रीज़ को क्या कहते हैं ऐड किया गया, नए कंट्रीज़ को ऐड किया गया, नए कंट्रीज़ को ऐड किया गया क्या कहते हैं आपका अफ्रीका और आपका प्लस एशिया से, ठीक है ना। उसके बाद जो है अ की रोल वॉज प्लेड इन द प्रोसेस ऑफ बाय द 10 हेड्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड गैमल अब्दुल नासिर ऑफ इजिप्ट। इसमें जो है गमाल अब्दुल नासिर जो था, गमाल अब्दुल नासिर इजिप्ट का, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये 6 लीडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गमाल अब्दुल नासिर, ये थे इजिप्ट से, ठीक है। उसके बाद आपका जो है क्वामे निक्रुमा निक्रुमा, ये जो थे घाना से थे, ठीक है। नक्रूमा क्वामे निक्रुमा। उसके बाद आपका जो है जवाहरलाल नेहरू जी इंडिया से, ठीक है। उसके बाद अहमद सुकरानो जो थे ये आपके इंडोनेशिया से, ठीक है। और आपका जोसेफ ब्रोज टीटो, ये जो थे आपके यूगोस्लाविया से थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद हु लेटर बिकेम द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द मूवमेंट। इन 6 लोग, ये जो फाउंडिंग फादर्स है, दीज आर द फाउंडिंग फादर्स, ठीक है। फाउंडिंग फादर्स ऑफ व्हाट? फाउंडिंग फादर ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इनको फाउंडिंग फादर कहा गया। द बाउंडिंग प्रिंसिपल वर अडॉप्टेड लेटर एज द मेन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी ऑफ द नॉन अलाइनमेंट। बांडुंग का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, बांडुंग कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मेन गोल्स और ऑब्जेक्टिव जो थे, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव जो थे, उसी को जो है क्या कहते हैं मतलब कि मेन गोल एंड ऑब्जेक्टिव एडप्ट किया गया, एडप्टेड फॉर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ध्यान रखेंगे जो बांडुंग में गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट हुए थे, उसी को जो है मेन गोल यहाँ पे भी सिलेक्ट कर लिया गया। तो and the fulfillment of these principles became the essential creation of the non-alignment movement, and it is what was known as the quintessence of the movement until the early 1990s. The founder of name have preferred to declare it movement but not organization. एक बात ध्यान रखेंगे, ये मूवमेंट है, ठीक है, नॉट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन बनेगा तो तीसरा फिर से एक और ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। हम उस ऑर्गेनाइजेशन के ये ग्रुपिज्म के खिलाफ ही तो हम लोग कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं आपका जो है द फाउंडर ऑफ नेम हैव प्रेफर टू डिक्लेयर इट एज अ मूवमेंट बट नॉट ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू अवॉइड द ब्यूरोक्रेटिक इम्प्लीकेशन ऑफ द लेटर, ठीक है ना। उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक जो इम्प्लीकेशंस होते हैं उसको अवॉइड करने के लिए बताया गया था पहले। ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके? ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूँ, ऑब्जेक्टिव अगर हम देखेंगे इसके अंदर, तो पहला तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा, ऑब्जेक्टिव में देखेंगे तो सेल्फ डिटर्मिनेशन, मतलब कि हम अपने देशों को खुद से ही बढ़िया करेंगे, खुद से बनाएंगे इसे, ठीक है। उसके बाद नेशनल इंडिपेंडेंस, ठीक है। उसके बाद जो है सॉवरेनिटी, पहला हमारा सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है वो हमारा हर स्टेट का जो है पहली प्रायोरिटी होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। सेकंड अगर हम देखें इसके अंदर तो क्या है? अपोजिशन टू अपार्थाइड, मतलब नस्ल भेद के खिलाफ जो है हम लोगों की आवाज़ हमेशा उठती रहेगी, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो था वो क्या था? नॉन अधेरेंस टू व्हाट? नॉन अधेरेंस टू मल्टीलैटरल मिलिट्री पैक्ट्स एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ नॉन अलाइंड इंडिपेंडेंस, और क्या कहते हैं इंडिपेंडेंस जो है नॉन अलाइंड कंट्रीज़ का जो है कंट्रीज़ का फ्रॉम द ग्रेटर पावर और 2 ब्लॉक्स, जो क्या कहते हैं 2 ब्लॉक से जो है मतलब कि हमें इसको क्या रखेंगे मतलब कि आपका
नॉन अलाइनमेंट को जो है वो आपको मल्टीलैटरल मिलिट्री पैक्ट देंगे एक दूसरे को, ठीक है, और साथ में इंडिपेंडेंस रखेंगे नॉन अलाइंड को, किससे, ग्रेट पावर्स और ब्लॉक जो बने हुए इन्फ्लुएंस करने के लिए राइवलरीज। दिस स्ट्रगल अगेंस्ट द इम्पेरियलिज्म ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिटेशन। उसके बाद जो है आपका जो है क्या कहते हैं, मतलब स्ट्रगल अगेंस्ट 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 जो है इम्पेरियलिज्म, इसको हम हमेशा जो है क्या कहते हैं मतलब अपने कोर में रखेंगे। पांचवा अगर हम इसके अंदर देखें तो दैट इज़ व्हाट, कि भैया आपका जो है स्ट्रगल अगेंस्ट अगर कॉलोनलिज्म जो है वो कॉलोनियलिज्म, हम उसको भी क्या कहते हैं मतलब रखेंगे इसके अंदर, ध्यान रखना। उसके बाद जो है आपका डिजार्मामेंट के खिलाफ रहेंगे हम लोग। डिजार्मामेंट वेरी इंपॉर्टेंट, डिजार्मामेंट मतलब कि हम हथियार नहीं बनाएंगे। सातवां जो इसके अंदर था दैट इज़ आपका नॉन इंटरफेयर इनटू इंटरनल अफेयर्स, किसी के देश के हम इसमें दखलंदाजी नहीं करेंगे। एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रखेंगे हम हमेशा, ये मेंटेन करेंगे। ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद आठवां क्या कह रहे हैं, रिजेक्शन ऑफ यूज और थ्रेट टू यूज फोर्स इन क्या कहते हैं, थ्रेट ऑफ यूज ऑफ फोर्स इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो रिजेक्ट करेंगे फोर्स का, रिजेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है ना, थ्रेटफुल फोर्स। उसका 10वां जो हमारे पास रहेगा वो क्या रहेगा, स्ट्रेंथनिंग द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, उसको भी हम स्ट्रेंथन करेंगे। एंड डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस, डेमोक्रेट करेंगे हम लोग, डेमोक्रेटिक तरीके से हम जो है चलेंगे अपने रिलेशन को लेकर, डेमोक्रेटिक, ठीक है। और 10वां अगर हम इसके अंदर देखें तो क्या होगा, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेके चलेंगे हम किसका, और क्या कहते हैं, एंड द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम, इसको भी हम लेके चलेंगे। और साथ में इंटरनेशनल कॉपरेशन जो है वो भी हमारा मोटो रहेगा। तो पहली बात तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एक सिर्फ मूवमेंट है, ना कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। ये बांडुंग कॉन्फ्रेंस जो 1955 में हुआ था इंडोनेशिया के अंदर, उसी में जो ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स को सेट किया गया, तो वही मेन्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड गोल रहेगा इसका। दूसरी बात क्या है कि इसके अंदर जो 6 फाउंडर लीडर्स हैं, इसके अंदर गमाल अब्दुल नासिर हो गए, इजिप्ट के गमाल अब्दुल नासिर हो गए। उसका क्वामे नक्रूमा जो है वो आपके आपके जो है घाना के क्वामे नक्रूमा जो है वो घाना के, जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ से। उसके बाद जोसेफ ब्रोज टिटो जो है वो आपका यूगोस्लाविया से। और उसके बाद जो है अहमद सुकरानो जो है वो आपके इंडोनेशिया से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले इंडोनेशिया से कौन आ गया, इंडोनेशिया से क्या कहते हैं अहमद सुकरानो। इंडिया से जवाहरलाल नेहरू। उसका आपका जो है इजिप्ट से जो है वो आपका जो है गमाल अब्दुल नासिर हो गए। उसके घाना से जो है क्वामे नक्रूमा हो गए। और उसके बाद यूगोस्लाविया से जो है जोसेफ ब्रोज टिटो, ये हमारे हो गए। ये 6 फाउंडर मेंबर हैं। 10 इसके जो है आपके क्या है ऑब्जेक्टिव्स है, 10 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स है इसके, जिसमें सेल्फ डिटर्मिनेशन होगा। उसके बाद सेल्फ डिटर्मिनेशन, नेशनल इंडिपेंडेंस होगा, सॉवरेनिटी होगी, ये सब चीज़ों को, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान किया जाएगा। उसका अपोजिशन किया जाएगा अपार्थाइड के खिलाफ, नॉन अलाइनमेंट टू आपका जो है मल्टीलैटरल मिलिट्री पैक्ट्स, इसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे अपनी, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एंड इंडिपेंडेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट, इसके ऊपर फोकस रखेंगे। स्ट्रगल अगेंस्ट द इम्पेरियलिज्म और स्ट्रगल अगेंस्ट द कॉलोनियलिज्म, ये हमारा रहेगा। डिजार्मामेंट, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। उसका क्या कहते हैं आपका नॉन इंटरफेरेंस टू इंटरनल अफेयर्स एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस पे वो करेंगे। रिजेक्शन ऑफ यूज फोर्स करेंगे हम लोग। एंड क्या कहते हैं स्ट्रेंथन करेंगे यूनाइटेड नेशन का, स्ट्रेंथन करेंगे हम यूनाइटेड नेशन को, ठीक है। और क्या कहते हैं साथ में जो है डेमोक्रेटाइजेशन करेंगे अब हम अपने इंटरनेशनल रिलेशंस का। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फोकस करेंगे, साथ में जो है मतलब कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम स्ट्रक्चर करेंगे, इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम को, एज वेल एज द इंटरनेशनल कॉपरेशन एज ऑन इक्वल फुटिंग। तो ये भी हमारे जो है मतलब कि ये पूरा का पूरा हमारा मतलब कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को लेकर बात थी। यहाँ से हमारा पहला 2.1 पहला ख़त्म हो जाता है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं अगला। ठीक है, उसके बाद अगला हम देखें तो इसके अंदर 1962 से लेकर 1991 के अंदर हमारी जो अप्रोच है वो क्या है, हमारी अप्रोच पीरियड ऑफ सेल्फ हेल्प अप्रोच। हम इसमें अपने आप को खुद हेल्प करेंगे, ना कि हम किसी दूसरे की देश की ज़्यादा मदद लेंगे, ये हमारा मेन कंसर्न है। इन द आफ्टर मैथ ऑफ चाइना वॉर नेहरू फेस्ड क्रिटिसिज्म एट होम, उनका काफ़ी मतलब क्रिटिसिज्म हुआ घर पे भी, ठीक है। उसके बाद हाउएवर देयर वाज नॉन टॉलर देन हिम इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, लेकिन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उनसे बड़ा कोई भी नहीं था, ये बात सब जानते थे। दस चेंजेस इन इंडियाज अप्रोच आफ्टर द डिबैकल आल्सो बिगेन अंडर हिम,
ही मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया मार्क्ड एन ऑन एन सब्सटेंशियल प्रोग्राम ऑफ मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन। हम लोग कहाँ निकले? हम लोग निकले मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पे हमने फोकस करना स्टार्ट कर दिया, जो कि हमने शायद पिछली बार थोड़ा सा लैग कर दिया था। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? इट कमिटेड इटसेल्फ टू क्रिएशन ऑफ अ मिलियन स्ट्रॉन्ग आर्मी, क्रिएशन ऑफ मिलियन स्ट्रॉन्ग आर्मी, स्ट्रॉन्ग आर्मी, ठीक है, मिलियन स्ट्रॉन्ग आर्मी। उसके बाद ठीक है, उसके बाद जो है 10 न्यू माउंटेन डिविजन्स इक्विप्ड एंड ट्रेंड फॉर हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए जो है क्या कहते हैं मतलब तैयार किया गया इन्हें। एंड 25 स्क्वाड्रन एयरफोर्स विद सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट एंड मॉडेस्ट प्रोग्राम ऑफ नेवल एक्सपेंशन। उसके बाद क्या हुआ? 25 आपका स्क्वाड्रॉन एयरफोर्स, ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया विद सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, ठीक है। उसके बाद जो है आपका मॉडेस्ट प्रोग्राम ऑफ नेवल एक्सपेंशन, नेवल एक्सपेंशन पे हमने फोकस किया, नेवल एक्सपेंशन में हमने फोकस किया। ये हमारे मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। इवन अंडर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री आफ्टर नेहरू's demise in 1964, इंडिया स्टिल did not formally abandon the stated adherence to a policy of non alignment। हमने हालांकि पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट को नहीं छोड़ा, हमने फिर भी उसको साथ में रखा। एज a result, the level of rhetoric and principal non alignment remained a constant feature of Indian foreign policy, but name will be the constant feature of our फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमारा क्या हुआ? उसके बाद जो है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी बिहेवियर हाउएवर इंक्रीजिंगली एक्वायर्ड अ मोर realistic orientation in the multiple senses. In this phase, the shaping of Cold War in Asia affected India as well. Pakistan had joined वही दूसरी साइड में पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने क्या कर लिया? पाकिस्तान जॉइंट, आपका इसने दो चीज़ें ज्वाइन कर ली। एक तो द यूएस बैक्ड सिक्योरिटी इनिशिएटिव इन द साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सीटो जो है 1954 में क्या कहते हैं सीटो को कर लिया, और उधर सेंटो को, एंड क्या कहते हैं सेंटो 1955 में। ये सीटो और सेंटो इसने 1954-1955 में हम लोग यहाँ पे गए आपका दरअसल क्या कहते हैं पहले पाकिस्तान गया था सीटो पे, तब हम लोग गए थे चाइना के साथ जो है आपका पीसफुल क्या कहते हैं आपका पंचशील समझौते के लिए। और सेंटो उसके बाद जब इसने स्टार्ट किया, जब हम लोग 1955 में जो है बांडुंग कॉन्फ्रेंस में थे, तो इसने सेंटो वहाँ पे कर लिया। देख रहे हैं दोनों का अगर आप पॉलिसी देखेंगे एक साथ ही चल रहा है। यहाँ पे इसने सीटो किया तो हमने पंचशील किया, और इसने क्या कहते हैं सेंटो किया तो हमने बांडुंग कॉन्फ्रेंस किया। तो सीटो पंचशील सेंटो बांडुंग, सीटो पंचशील सेंटो बांडुंग। साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशिया था ना, क्या था भाई? साउथ कहाँ गया? साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक तो ये हो गया। और उसका था सेंट्रल ईस्ट होगा ना ये। उसके बाद दूसरा वाला होगा सेंटो था सेंट्रल सी ई से सेंट्रल क्या कहते हैं नॉर्थ, सेंट्रल क्या कहते हैं सेंट्रल, अच्छा सी एन से सेंट्रल है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो एक बार साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में चला गया वो, ठीक है ना, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सीटों में, तो हम लोग यहाँ पंचशील में गए। वो उसके बाद सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में गया 1955 में, तो हम लोग यहाँ पे चले गए क्या कहते हैं आपका बांडुंग कॉन्फ्रेंस के अंदर। उसका क्या कहते हैं फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ मिलिट्री कॉपरेशन विद इंडिया इन द आफ्टरमैथ ऑफ इंडिया 1962 वॉर, द यूनाइटेड स्टेट्स डिसएंगेज्ड इटसेल्फ फ्रॉम द साउथ एशिया आफ्टर द सेकंड इंडिया पाकिस्तान कंट्री कॉन्फ्लिक्ट इन 1965। उसका 1965 में हमारा जो है कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के साथ हुआ, इंडो पाक वॉर 1965 में हमारा ये वॉर हुआ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या कहते हैं हालांकि कह रहे हैं कि द यूनाइटेड स्टेट्स डिसएंगेज इटसेल्फ फ्रॉम द साउथ एशिया आफ्टर द सेकंड पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट इन 1965। मतलब कि इसके बाद जो है यूएसए यहाँ से चला गया था ऐसा कहते हैं, बट अब वो तो खैर अभी देखेंगे आगे। एज इट बिकेम इंक्रीजिंगली प्री ऑक्यूपाइड विद द
prosecution of the Vietnam War, as it became increasingly preoccupied with the prosecution of Vietnam War. अच्छा, यूएसए यहाँ से चला गया, यूएसए वेंट टू वेयर, टू वियतनाम। उसने वियतनाम पे फोकस करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि साउथ ईस्ट एशिया में छोड़ो यार, ये खुद ही लड़ रहे हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द 1965 वॉर द यूएस सस्पेंडेड मिलिट्री एड टू बोथ द कंट्रीज। और इसमें क्या कहते हैं, यूएसए ने सस्पेंड कर दिया मिलिट्री एड टू बोथ कंट्री, दोनों ही कंट्री को, बोथ कंट्री, उसने मिलिट्री एड को मना कर दिया, मतलब सस्पेंड ही कर दिया बल्कि आगे। उसके बाद क्या हुआ कि विद दिस अमेरिकन डिसएंगेजमेंट फ्रॉम द सबकॉन्टिनेंट पाकिस्तान साउथ टू एक्सपेंड द स्कोप ऑफ इट्स सिक्योरिटी कोऑपरेशन विद द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना टू बैलेंस इंडियन पावर। तो कहते हैं पाकिस्तान सॉट टू एक्सपेंड द स्कोप फॉर इट्स सिक्योरिटी कोऑपरेशन विद द पीआरसी। और पाकिस्तान उसके बाद कहाँ चला गया, पाकिस्तान वेंट टू चाइना चला गया, ठीक है ना, ये चाइना चला गया उसके बाद, ठीक है। आफ्टर डैट चाइना चला गया। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जो है क्या कहते हैं आपका टू बैलेंस इंडियन पावर, टू बैलेंस इंडिया के बैलेंस पावर को, मतलब इंडिया के पावर को बैलेंस करने के लिए वहाँ चला गया। दिस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ग्रोइंग सिक्योरिटी नेक्सस बिटवीन इंडियाज टू मेजर एडवर्सरीज। अब इससे क्या होगा कि इंडिया जो है, इंडिया के दोनों फ्रंट पे इंडिया को प्रॉब्लम होने लग गया। अब इंडिया के फ्रंट पे पाकिस्तान और जो है चाइना दोनों एक साथ खड़े हो गए। इन दिस क्या कहते हैं, ऑन द अदर हैंड facing difficulties in its relation with the PRC and sensing an opportunity to expand its influence in the subcontinent, USSR mediated at the Tashkent agreement between the India Pakistan। फिर USSR बीच में आ गया ताशकंद को लेकर। and in this phase except for the pressure of tempering criticism on the Vietnam war, आपका वियतनाम के वॉर के ऊपर जो है एक टेम्परिंग क्या कहते हैं क्रिटिसिज्म जो होने लग गया, ठीक है, अमेरिका का। उसके बाद देखेंगे कि एग्रीकल्चर पॉलिसी एंड ओपनिंग अप ऑफ द मार्केट्स under the Johnson administration in 1966, the US mostly remained oblivious to India's concern। इंडिया के कंसर्न में हमेशा यूएस जो है वो कहीं ना कहीं खिलाफ ही रहा, ये आप देख सकते हैं इस बात को। उसके बाद दिखा रहे हैं कि चाइना ने क्या कहते हैं न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, ठीक है ना। चाइना न्यूक्लियर टेस्ट इसने कर लिया 1964 के अंदर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आर्ग्यूमेंट वर मेड की क्या कहते हैं द पार्लियामेंट कॉल्ड फॉर एन अमेंडमेंट ऑफ द नॉन अलाइनमेंट। क्या कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर ये बहस होने लगी कि अलाइनमेंट नॉन अलाइनमेंट को आप क्या कहते हैं छोड़िए और क्या कहते हैं ग्रुप को शामिल कीजिए। एक्वायर इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, बोला कि न्यूक्लियर भी आप बनाइए, बट पीएम शास्त्री प्राइवेटली एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ हेल्प फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स फॉर न्यूक्लियर सिक्योरिटी। उन्होंने प्राइवेटली जो है यूएस से बोला कि न्यूक्लियर सिक्योरिटी की जरूरत पड़े तो आप हमारा साथ दीजिएगा। मोर इंपॉर्टेंटली ही डिक्लेयर्ड इंडिया वुड नॉट मेक इन न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ इट्स ऑन। लेकिन इन्होंने जो है डिक्लेयर किया कि इंडिया अपना खुद का न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हु सक्सीडेड मिस्टर शास्त्री आल्सो डिसाइडेड टू सीक अ न्यूक्लियर गारंटी फ्रॉम द ग्रेट पावर्स। उन्होंने भी न्यूक्लियर गारंटी बाकी देशों से मांगी। दिस एफर्ट हाउएवर ब्रॉट नो सक्सेस, लेकिन ये भी सक्सेस नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर गांधी ऑथराइज इंडियाज सबअटरन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन विच लेड टू। उसके बाद क्या कहते हैं हम लोगों ने क्या किया, हमने इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट 1974, तो देख सकते हैं कि उसे 10 साल पहले चाइना ने बना लिया था, हमने पहला 1974 में किया था, ध्यान रखेंगे। इट इज़ इंपॉर्टेंट नोट दैट इंडिया हैड साइन द पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी विच केम इन टू एग्जिस्टेंस इन 1963, जो कि क्या कहते हैं हमने पार्शली साइन किया था और 1963 में आया था एग्जिस्टेंस में। इट वुड परहैप्स इन द होप दैट द ट्रीटी वुड लेड टू फ्यूचर फर्दर न्यूक्लियर डिजार्मामेंट। However, these hopes remained hopes only. The Non-Proliferation Treaty, which opened for signature in 1968, represented the inequalities of global order. India opposed the treaty, citing norms of sovereign equality. At the same time, the potential constraint of the NPT on its own nuclear option was key consideration. हमने जो है हालांकि क्या कहते हैं NPT का जो है विरोध किया था, ठीक है। अब क्यों किया था वो भी हम देखेंगे अभी थोड़े टाइम बाद। चेंजेस विद द कॉन्टिन्यूटी देखें तो इन दिस फेज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी साउथ टू सस्टेन। पहले हम देखते हैं यहाँ से क्या हुआ। तो पीरियड ऑफ सेल्फ हेल्प विरोध स्टार्ट हुआ, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन हमने शुरू कर दी, क्रिएशन ऑफ मिलिट्री स्ट्रॉन्ग आर्मी शुरू कर दी, और हमने 25 स्क्वाड्रन क्या कहते हैं फोर्स जो है विद द सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट हमने स्टार्ट किया। मॉडेस्ट प्रोग्राम ऑफ नेवल एक्सपेंशन हमने स्टार्ट कर दिया, मतलब इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी दोनों को हमने स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट किया। लेकिन जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है वो हमारा अभी भी कॉन्स्टेंटली फीचर रहा अपने फॉरेन पॉलिसी का, हमने उसको अवॉइड नहीं किया। उसके बाद देखेंगे कि पाकिस्तान ने, अच्छा एक बात और,
जब 1954 में पहले जो है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सीटो को साइन किया था पाकिस्तान में, देन हम पंचशील गए थे। 1955 में उसने जो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो को साइन किया था वहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे चले गए थे आपका क्या कहते हैं दैट इज़ आई विल से बेलग्रेड, क्या कहते हैं आपका बांडुंग कॉन्फ्रेंस इन 1955 इन इंडोनेशिया। और वही बाद में जो है 1961 में बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो बन पाया क्या, दैट इज़ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ध्यान रखेंगे। ओके उसके बाद क्या हुआ कि जो जैसे क्या कहते हैं ये चीज़ हुई तो 1965 में इंडिया का पाकिस्तान से वॉर हो गया। यूएसए जो है वो साउथ ईस्ट एशिया से निकल गया और वो चला गया वियतनाम, हालांकि उसने मिलिट्री एड दोनों ही देशों को मना कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ, पाकिस्तान चला गया चाइना, ठीक है, और पाकिस्तान और चाइना की करीबी बढ़ गई। उसका 1964 के अंदर चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, जिससे क्या कहते हैं इंडिया को बहुत थ्रेट हुआ। हमने प्राइवेटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हेल्प मांगी, लेकिन वहाँ से कुछ ज़्यादा हमें नहीं मिल पाया। तो 1974 में फिर हम लोगों ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था स्माइलिंग बुद्धा इंदिरा गांधी जी के लीडरशिप में। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, चेंजेस विद कॉन्टिन्यूटी इन दिस फेज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी साउट टू सस्टेन टू कॉम्पिटिंग विजन्स ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर। ऑन द वन हैंड इंडिया स्टिल सपोर्टेड द कॉज ऑफ डिकॉलोनाइजेशन एंड कंटिन्यू टू लीड द कॉज रिप्रेजेंटिंग द वीकर स्टेट्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम। हमने अभी भी सपोर्ट किया डिकॉलोनाइजेशन को और वीकर सेक्शंस को हमने सपोर्ट देने की पूरी बात रखी। It remained a staunch opponent of the apartheid regime in the South Africa. It was an underlying supporter of the Palestinian cause. On the other hand, it also come to accept the importance of defense preparedness and increasingly overcome its reservations about the use of force in international politics. ठीक है, हमने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो है फोर्स को यूज़ करने के लिए भी क्या कहते हैं, मतलब हमने रिजर्व किया कि हम नहीं करेंगे अगर ज़रूरत नहीं पड़ी तो। Thus, in 1971, faced with the influx of the millions of refugees from the East Pakistan, फिर 1971 के अंदर क्या हुआ, 1971 के अंदर हमको जो है इन्फ्लक्स, हमें क्या कहते हैं, मतलब कि इन्फ्लक्स ऑफ व्हाट, इन्फ्लक्स ऑफ मिलियंस ऑफ नॉन रिफ्यूजीज फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान एंड डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव क्या कहते हैं, सॉरी, आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ सिविल वॉर एंड क्या कहते हैं इंडिया क्विकली मूव्ड अहेड द स्ट्रेटेजिक विजन ऑफ डिवाइसिव पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव बैक्ड बाय द मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान। दिस स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व सिक्योरिटी अंडरस्टैंडिंग विद द सोवियत यूनियन टू काउंटर पॉसिबल चाइनीज इन्वॉल्वमेंट। दस इंडिया साइंड अ 20-year ट्रीटी ऑफ पीस। दिस स्ट्रेटेजी, अब इंडिया को जो है यहाँ पे क्या कहते हैं स्ट्रेटेजिक विजन लेना था, एक डिवाइसिव पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव की जरूरत थी यहाँ पे बैक्ड बाय मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, ड्यू टू पाकिस्तान सिविल वॉर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है हमें जो है सिक्योरिटी अंडरस्टैंडिंग के लिए सोवियत यूनियन टू काउंटर पॉसिबल चाइनीज इन्वॉल्वमेंट, तो वी वेंट टू सोवियत यूनियन USSR फॉर टू काउंटर पॉसिबल चाइनीज इन्वॉल्वमेंट। चाइना इन्वॉल्व कर देगा उसके अंदर तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, इस चक्कर में हम चलेगा USSR के पास। दस इंडिया ने साइन किया क्या, इंडिया साइंड 20-year ट्रीटी ऑफ पीस, ट्रीटी ऑफ पीस हमने साइन किया। फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन विद USSR, ठीक है, दैट इज ऑल। इन द अगस्त 1971 में हमने साइन किया। विद द पॉलिटिकल लीडरशिप सिक्योरिंग इट्स इंटरेस्ट ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर्स, India armed force moved swiftly into the Pakistan and helped the Mukti Bahini and leadership of Sheikh Mujibur Rahman in the establishment of the Bangladesh। तो फिर क्या कहते हैं उसके बाद हम लोग घुस गए, उसके बाद हम क्या कहते हैं इंडिया जो है घुस गया वहाँ पे। तो उसका देखेंगे अगस्त 1971 में जो है हमने क्या किया, हमने जो है साइन किया 10-20 साल का जो है ट्रीटी ऑफ पीस
and friendship, peace of friendship, 20 years treaty of peace and friendship and cooperation with the USSR we signed in the August 1971। और उसके बाद हम दिसंबर में घुस गए बांग्लादेश के अंदर। और बांग्लादेश के अंदर हमने मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट किया। एंड देन जो क्या कहते हैं वहाँ की लीडरशिप थी शेख मुजीबुर रहमान के अंदर, उनके हाथों में बांग्लादेश की कमान मतलब कि सौंपी, और उसके बाद जो है वहाँ से लौट आए। सो दिस वाज द ऑल सेट। उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान को हमने हराया, उसके 93,000 सैनिकों को हमने सरेंडर करवाया। और उसकी वजह से क्या हुआ कि शिमला के अंदर जो है इंडिया और पाकिस्तान की मीटिंग हुई, और उसमें जो है शिमला एग्रीमेंट हुआ। और शिमला एग्रीमेंट जो कि बहुत बड़ा एग्रीमेंट है, उसको क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है, लेकिन यहाँ से एक नया मोड़ आया, क्या कहते हैं देखेंगे आप, ठीक है। ओवरऑल आप देखेंगे ओवरऑल जो हमारा इंटरनेशनल पॉलिसी है उसके अंदर काफ़ी चेंज आएगा इसके बाद, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1971 के अगस्त में, ठीक है ना, अगस्त 1971 में 20 ईयर पीस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन ट्रीटी विद USSR, ठीक है। उसके बाद शिमला एग्रीमेंट। अगर शिमला एग्रीमेंट की बात करें, शिमला एग्रीमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, अगर देखें हम शिमला एग्रीमेंट में क्या क्या हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना हमारे लिए, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इन द आफ्टर मैथ ऑफ द वॉर इंडिया अडॉप्टेड अ मैग्निफिसेंट जेस्चर एज रिफ्लेक्टेड इन द रेपेट्रिएशन ऑफ मोर देन 91,000 पाकिस्तान सोल्जर्स ऑफ एंड शिमला एग्रीमेंट साइंड बाय द मिस्टर। इसमें दो लोग थे, एक तो पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी। एंड सेकंड साइड जो है वहाँ से कौन आया, वहाँ से प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है, वहाँ से वो आए, ठीक है। क्या कहते हैं आपका जो है ये मीटिंग जो हुई थी, ये मीटिंग जो है आपका 2 जुलाई 1972 में हुआ, 2 जुलाई 1972, ठीक है, 2 जुलाई 1972। उसके बाद क्या है, इट वॉज अ मच ऑफ देन पीस ट्रीटी सीकिंग टू रिवर्स द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द 1970 वॉर। इट वॉज अ कॉम्प्रेहेंसिव ब्लू प्रिंट ऑफ फॉर गुड नेबरिंग रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ द एग्रीमेंट आर। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या चीज़ें साइन हुई, ध्यान रखेंगे। प्रिंसिपल्स क्या क्या थे, सबसे पहला इसके अंदर पहली चीज़ ये थी कि म्यूचुअल कमिटमेंट टू पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ ऑल इश्यूज थ्रू म्यूचुअल कमिटमेंट टू द पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ ऑल इश्यूज डायरेक्ट बिलाटरल अप्रोच। तो अब से हम किसी भी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन में नहीं जाएंगे लाइक यूनाइटेड नेशन, हम बिलाटरली जो है इसको अप्रोच से जो है हम इसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा पहला वहाँ पे हमने किया था। दूसरी बात, टू बिल्ड द फाउंडेशंस ऑफ द कोऑपरेटिव, हम करेंगे क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे फाउंडेशन ऑफ कोऑपरेटिव रिलेशनशिप, ठीक है, विद स्पेशल फोकस ऑन पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। विद स्पेशल फोकस किस पर रखेंगे, फोकस ऑन पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ठीक है, PPC। उसके बाद तीसरा जो था इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, उसका बिल्ड फाउंडेशंस ऑफ द कोऑपरेटिव रिलेशनशिप, ठीक है ना, एंड फोकस करेंगे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के ऊपर। उसके बाद जो हमारा था टू अपहोल्ड द इनवाइलेबिलिटी ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना, क्या कहते हैं, और साथ में क्या कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल का रिस्पेक्ट, व्हाट लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, क्या कहते हैं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट CBM बिटवीन मतलब कह सकते हैं ये कमिटमेंट जो है आपका सबसे क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट जो है कमिटमेंट है आपका इस पूरे के पूरे पॉलिसी का। एंड क्यू ड्यूरेबल पीस, ठीक है ना, ये जो है आपका रिस्पेक्ट करेंगे LOC। तो LOC को यहाँ पर जो है फ्रेम किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़ें इसमें देखेंगे, पहली बात तो बिलाटरली हम दोनों एक दूसरे को करेंगे सपोर्ट, और उसका लाइन ऑफ कंट्रोल को पूरी तरह से क्या कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल को जो है इंटरनेशनल बॉर्डर के रूप में इस और क्या कहते हैं मतलब ट्रीट कर दिया गया इसे क्या इंटरनेशनल बॉर्डर के तौर पर ट्रीट।
एज इंटरनेशनल बॉर्डर। हमने इसको इंटरनेशनल बॉर्डर के तौर पे जो है एक्सेप्ट कर लिया, किसको, लाइन ऑफ कंट्रोल को। तो लाइन ऑफ कंट्रोल को एक्सेप्ट करना इंटरनेशनल बॉर्डर के तहत, और बिलाटरल एग्रीमेंट से हम जो है किसी भी डिस्प्यूट को ख़त्म करेंगे। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था आपका सिमला कॉन्फ्रेंस के अंदर और सिमला एग्रीमेंट के अंदर। दस इवन थ्रो ऑन द फेस ऑफ इट द एग्रीमेंट इज क्रिटिसाइज्ड बाय मैनी लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। हालांकि बहुत सारे लोगों ने इसे बहुत क्रिटिसाइज़ किया इस एग्रीमेंट को, क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी, हम पाकिस्तान को झुका सकते थे और पाकिस्तान से बहुत सारे शर्त मनवा सकते थे, लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वी थॉट कि यार दुश्मन को इतना भी परेशान मत करो, ठीक है, कि वो जो जख्म है वो नासूर बन जाए, ठीक, हमेशा के लिए। इट इस्टेब्लिश द फ्रेमवर्क दैट इंडिया हैड कॉन्टिन्यूसली पुट फॉरवर्ड अ टेम्पल टू रिजॉल्व ऑल डिस्प्यूट्स विद इन अ बिlateral framework. A better understanding of the period requires appreciation of the fact that in July 1971, President Nixon's National Security Advisor Henry Kissinger secretly visited Beijing, and during trip to Pakistan and laid the groundwork for the Nixon's visit to China in 1972. This was in the aftermath of Sino-Soviet rift. Ultimately, PRC entered the United Nations, assumed the seat in the Security Council. तो 19 देखिए क्या हुआ कि आपका जो है यूनाइटेड नेशन सॉरी पीआरसी और आपका जो है पीआरसी और आपका जो है यूएसएसआर के बीच में जो है बॉर्डर का डिस्प्यूट था। इस बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से क्या हुआ, अमेरिका को मौका मिल गया, कहाँ, चाइना को अपनी तरफ खींचने का। बस वही उन्होंने किया और चाइना भी आपको पता है उसके साथ निकल गया। जो प्रेसिडेंट निक्सन थे, प्रेसिडेंट निक्सन जो है उसके प्रेसिडेंट निक्सन के मतलब जो थे आपके सिक्योरिटी एडवाइज़र जो क्या कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एनएसए उस टाइम पे हुआ करते थे, दैट वाज हेनरी किसिंगर। ये जो है गए आपके मतलब कि पहले पाकिस्तान गए थे, ठीक है, पाकिस्तान ड्यूरिंग अ ट्रिप टू पाकिस्तान, ठीक है ना। ये क्या कहते हैं मतलब कि ये पहले पाकिस्तान गए थे और उसके बाद ये बीजिंग चले गए, और वहाँ पर जाकर इन्होंने बोला कि आप जो है यहाँ पर अब आइसोलेट हो सकते हैं, आप अमेरिका आ जाइए और यूनाइटेड नेशन में जो अपनी सीट है सिक्योरिटी काउंसिल की उसे एज्यूम कीजिए। और इसने फाइनली वो जाके किया, ठीक है, एज्यूम करने के लिए इन्होंने वो क्या कहते हैं रिकमेंड किया, ठीक है, रिकमेंड किया, ठीक है, रिकमेंड किया। और चाइना जो है वो फाइनली जो है आपका अक्टूबर 1971 में एज्यूम क्या कहते हैं अक्टूबर 1971 में जो है इसने फाइनली वो सीट जो है एक्सेप्ट कर ली। सो दिस वाज द सीन दैट क्या कहते हैं मतलब पाकिस्तान फिर से चाइना और क्या कहते हैं इस बार अमेरिका को पास में लेके आ गई। समझ सकते हैं आप। देख रहे हैं यहाँ पे क्या क्या हुआ कि हम लोग देखो स्टार्टिंग देखो, अगर क्या कहते हैं समझ रहे हैं पूरे के पूरे गेम को समझ रहे हैं तो देखो वहाँ पे सीटो सबसे पहले साउथ ईस्ट एशिया आपका जो है ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में जब पाकिस्तान गया 1954 में, हम गए पंचशील, चाइना हमारे पास था, पाकिस्तान अमेरिका के पास था। उसके बाद 1955 में हम लोग जब 1955 में वो सेंटो में गया तो हम लोग चले गए बांडुंग। साउथ ईस्ट एशिया के सारे देश हमारे पास थे, ठीक है। और उसके बाद जो है क्या हुआ कि जैसे हम यहाँ पे गए तो उसके बाद इसी ने लेट किया फाउंडेशन आपका जो है क्या कहते हैं बांडुंग कॉन्फ्रेंस 1961, जिससे हम जो है नाम को एस्टेब्लिश कर पाए। अब जैसे ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ उसके बाद क्या हुआ 1962 में पाकिस्तान में चाइना के साथ हमारा वॉर हो गया। चाइना ने जो है वो तोड़ दिया जो मतलब कि क्या कहते हैं पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात थी, और वहाँ पे वॉर हो गया, हम कमज़ोर हो गए 1962 में, हम थोड़ा एक्सपोज हो गए। पाकिस्तान ने सोचा कि क्यों ना अच्छा मौका है, हम लोग भी क्या कहते हैं मतलब कि जो है अटैक कर देते हैं। 1965 में क्या हुआ, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया हमारे ऊपर। पाकिस्तान ने अटैक किया, हमने भी रिटेलिएट किया नो डाउट, लेकिन रिटेलिएशन के बाद क्या हुआ कि आपका हाँ हमने पाकिस्तान पर अटैक किया, ठीक है। हाँ, हमने पाकिस्तान पर अटैक किया, बाद में अमेरिका जो है यहाँ से निकल गया, और अमेरिका निकल के चला गया वियतनाम के अंदर, और हम दोनों को मिलिट्री ऐड देने से वो उसने सस्पेंड कर दिया दोनों को, ठीक है। मिलिट्री ऐड के सस्पेंड करने से अब वो क्या, देखो ध्यान समझे, सबसे पहले वो गया सीटों में, हम गए पंचशील में, वो गया सेंटो में, हम गए बांडुंग में, फिर उसका हम गए क्या कहते हैं आपका जो है बेलग्रेड 1961 में हुआ। उसके बाद क्या हुआ 1962 में चाइना ने हम पे अटैक कर दिया। 1965 में पाकिस्तान ने इसको देखते हुए उस पर हम पे अटैक कर दिया। इसने हम पे अटैक किया, अमेरिका जो है यहाँ साउथ ईस्ट एशिया से भाग के चला गया कहाँ पे,
ये चला गया वियतनाम के अंदर। ये वियतनाम के अंदर गया तो ये इसको पाकिस्तान को किसका सपोर्ट चाहिए था, ये चला गया चाइना के पास। चाइना और ये दोनों एक साथ आ गए। चाइना और ये दोनों जब एक साथ आए तो हमें थ्रेट हो गया कि भाई अब 1964 में जो है उसने न्यूक्लियर वेपन भी बना लिया था। तो इस चक्कर में हम डर गए और हम लोग कहाँ चले गए, हम लोग अगस्त 1971 में जो है 20 साल के क्या कहते हैं ट्रीटी ऑफ पीस और क्या कहते हैं फ्रेंडशिप कॉपरेशन के लिए हम चले गए यूएसएसआर के पास। यूएसएसआर के पास हम जब गए तो यूएसएसआर के पास तो हम गए, पहली बात तो हमारा सपोर्ट वहाँ बना, और दूसरी बात क्या कि भाई जैसे हम लोगों ने वहाँ पे क्या कहते हैं ट्रीटी की, तो यहाँ पे दूसरी चीज़ ये देखेंगे कि भाई आपका जो है ऊपर से क्या कहते हैं यूएसएसआर हमारे साथ आ भी गया और उसका चाइना के साथ डिस्प्यूट चल रहा था, बॉर्डर का बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था। तो इस चक्कर में अमेरिका के जो हेनरी किंगसर थे कि किसिंगर हेनरी किसिंगर जो कि आपके एनएसए हुआ करते थे प्रेसिडेंट निक्सन के, वो चले गए पाकिस्तान गए थे। पहले पाकिस्तान से वो चले गए बीजिंग। उसने कहा कि रसिया और इंडिया जो है पास आ चुके हैं, तो एक काम कीजिए आप हमारे पास आ जाइए। उसने अक्टूबर 1971 में जो है उसने एक्सेप्ट कर ली यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट को। तो देख रहे हैं आपकी अब क्या हो रहा है, पाकिस्तान चाइना साथ में है और साथ में रसिया के अंदर जो है रसिया अमेरिका ने भी सपोर्ट दे दिया है। तो अब ये तीनों आ गए और यूएसएसआर क्या हो गया, हमारे करीब हो गया। तो ये हमेशा के लिए बन के हमारा चलेगा। अब आगे कॉन्टीन्यूटी में देखते रहेंगे आप लगातार इसके अंदर। हमने उसी यूएसएसआर की मदद से क्या किया, हमने उसी यूएसएसआर की मदद से जो है आपका हम लोगों ने 1971 के अंदर मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट किया और साथ में जो है बांग्लादेश देश को निर्माण करने में हमने हेल्प की बांग्लादेश की। तो अभी तक हमारी 1972 में आपका शिमला एग्रीमेंट हुआ। उसमें शिमला एग्रीमेंट के अंदर जुल्फिकार अली भुट्टो जो है प्रेसिडेंट आए पाकिस्तान के और इंडिया से इंदिरा गांधी दोनों ने मिलकर साइन किया और उन्होंने एग्रीमेंट में 3 मतलब कि इंपॉर्टेंट चीज़ें साइन की। पहला तो हमने क्या कहा कि हमने कहा कि आपसे जितने भी हमारे जो हम जो है म्यूचुअल कमिटमेंट करते हैं कि जब भी कोई रिजॉल्व होगा तो हम उसको बिलैटरल जो है क्या कहते हैं मतलब कि अप्रोच से उसे सॉल्व करेंगे, हम किसी तीसरे देश की मदद नहीं लेंगे। साथ में जो है हम एलओसी को जो है इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन मानने के लिए तैयार हो गए, ठीक है। और उसके लिए हमने क्या कहते हैं कहा कि रिस्पेक्ट करेंगे आज से एलओसी को, और उसके बाद हमने कहा कि बिल्ड करेंगे फाउंडेशन ऑफ कोऑपरेटिव फ्रेंडशिप। ये 3 चीज़ें, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कैसे कैसे जो है रिलेशनशिप चेंज होने स्टार्ट हुए। अब उसके बाद देखते हैं आगे क्या हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या कहते हैं आपका ये मैंने बता दिया कि अब देखो अब चाइना पहुंच गया है यूनाइटेड नेशन, ध्यान रखेंगे। उसके आगे की कहानी क्या है, उसके आगे की कहानी उसके आगे की कहानी कुछ इस तरह से हुई कि इन द लार्जर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट इंडिया रिमेन्ड एट द forefront of the group of 77 and a group established in 1964. Larger international economic context India remained at the forefront of the group of 77, a group established in 1964 comprising of developing nations seeking fundamental changes in the global economic order. Furthermore in तो उसका क्या कहते हैं 1973 में जो है ऑयल क्राइसिस हो गए। ऑयल क्राइसिस 1973 में हुआ था, ध्यान रखना, ऑयल क्राइसिस, ठीक है, ऑयल क्राइसिस। इससे क्या हो गया, ऑयल क्राइसिस इन द वेक ऑफ अरब और इजराइल वॉर इन द सेम ईयर प्लेस्ड ऑन द इकोनॉमिक चैलेंज बिफोर इंडिया, ठीक है ना, बिटवीन अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, अरब इजराइल वॉर कह सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, क्या कहते हैं, इसने क्या कर दिया, इकोनॉमिक चैलेंज बिफोर इंडिया, इकोनॉमिक चैलेंज इंडिया के सामने लाके खड़ा कर दिया इसने, ठीक है। इससे क्या होगा, इकोनॉमिक चैलेंज बिफोर इंडिया। हाउएवर इवन एज द लीडर of the developing countries, India failed to obtain any meaningful concessions as a resource poor developing nation from the organizations of हालांकि even as the leader of the developing countries, India failed to obtain any meaningful concession. हमें जो है क्या कहते हैं कोई भी कंसेशन जो है हमें नहीं मिला, कि कंसेशन नहीं मिला हमें, किससे, हमें कंसेशन नहीं मिला, क्या कहते हैं एज अ रिसोर्स पुअर डेवलपिंग नेशन फ्रॉम द क्या कहते हैं ओपेक, ठीक है, कमीशन हमें नहीं दिया किसने, ओपेक ने। ओपेक कौन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है उन्होंने हमें कोई मदद नहीं दी। इट वाज द वीकनेस इन द इकोनॉमिक कैपेसिटी दैट प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम परसुइंग अ न्यूक्लियर वेपन, it was weakness in the economic capacity that prevented India from pursuing a nuclear weapons program even after
1974। उसके बाद जो है 1974 में हम लोग जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को कंटिन्यू नहीं कर पाए इसी वजह से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। द मिड 1970s शो इंडिया अंडरगोइंग अ पॉलिटिकल पीरियड ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल इन्वॉल्विंग इमरजेंसी एंड द इमरजेंसी ऑफ जनता पार्टी इन 77। उसके बाद क्या हुआ, इमरजेंसी लग गई इंडिया के अंदर, यू नो दैट। फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं थी, ये 1975 में जो इंदिरा गांधी ने लगा दी थी, काफ़ी ज़्यादा मतलब क्रिटिसिज्म होने की वजह से, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या कहते हैं आपका जो जनता पार्टी आ गई रूल में, जनता पार्टी 1977 में इंडिया के अंदर आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या कहते हैं द ब्रीफ पीरियड ऑफ देसाई गवर्नमेंट शो मैनी प्रोनाउंसमेंट्स अबाउट अल्टरिंग द कोर्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग अ मूव टू जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट। और उसके बाद इन्होंने मोरारजी देसाई ने क्या कहा, मोरारजी देसाई ने एक बात कही कि हम जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट को लेकर चलेंगे, एक नया वर्ड इन्होंने टर्म किया, जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट, ठीक है ना, हम लेके चलेंगे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या कहते हैं हाउएवर दिस पीरियड वाज अ ब्रीफ इंटरल्यूड एंड मार्क्ड बाय मच कंटिन्यूटी इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। The visit of Minister of External Affairs the visit of our Foreign Minister Atal Bihari Vajpayee to China and the US President Jimmy Carter to India। यहाँ पे दो चीज़ें हुई, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे फॉरेन मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ये जो है ये गए चाइना, ये गए चाइना, पहली बार कोई हमारा फॉरेन मिनिस्टर चाइना गया, ठीक है। और क्या कहते हैं वहाँ से जो है आपका कौन, जिमी कार्टर, जिमी कार्टर जो है ये कौन थे, ये प्रेसिडेंट थे किसके, यूएसए के, ठीक है ना, विजिट टू इंडिया। तो ये हमारे इंडिया में आए, ठीक है। तो जिमी कार्टर इंडिया में आए और हम चले गए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो थे अटल बिहारी वाजपेयी वो चले गए कहाँ पे, वो चले गए आपके चाइना के अंदर। इसका मतलब ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी वॉज द फॉरेन मिनिस्टर इन द देसाई's गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है आपका इवेंट्स इन द कोल्ड वॉर डोमिनेटेड वर्ल्ड, इवेंट्स इन द कोल्ड वॉर डोमिनेटेड वर्ल्ड, events in the Cold War dominated world in this period had a long lasting impact on India. In this context, the year 1979 is important as three key developments proved the national interest in India were subjected to development outside। तीन चीज़ें यहाँ पर बहुत मेन हुई। इसके बाद आपका पहला क्या हुआ, पहली चीज़ इसके अंदर क्या हुई, पहली चीज़ तो हुई कि इन द फरवरी 1979 द रिवॉल्यूशन ऑफ ईरान ब्रॉड फंडामेंटल चेंजेस इन द वेस्ट एशिया रीजन। 1979 में जो है आपका ईरान के अंदर जो है आपका क्या हो गया, रिवॉल्यूशन हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया कि भाई इसकी वजह से क्या कहते हैं आपका जो है फंडामेंटल चेंज आ गए इसमें बहुत सारे, क्या कहते हैं वेस्ट एशिया के अंदर, वेस्ट एशिया में बहुत सारे चेंजेस आए ईरान के रिवॉल्यूशन के बाद। सेकंड जो है ड्यूरिंग द नवंबर एंड दिसंबर द इवेंट सराउंडिंग द सीजर ऑफ ग्रैंड मॉस्क in Saudi Arabia, seizure of the Grand Mosque in the Saudi Arabia brought further upheaval in the region to India। जो आपका क्या कहते हैं वहाँ पे जो ग्रैंड मॉस्क था, मस्जिद था वहाँ का, उसका सीज़ कर देना, ठीक है, वो भी अपने आप में एक बड़ा इवेंट हो गया। और उसका दिसंबर में जो है सोवियत यूनियन जो है उसने इन्वेट कर दिया यूएसएसआर को। और तीन मेजर इवेंट हो गए यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तीन बड़े इवेंट। पहला तो देखो ध्यान रखना, पहला ईरान के अंदर रिवॉल्यूशन हो गया, दूसरा क्या हो गया, दूसरा जो है जो आपका मस्जिद था, जो ग्रेट मस्जिद था सऊदी अरबिया के अंदर, उसे सीज़ कर लिया गया। उससे क्या कहते हैं वेस्ट एशिया में जो है एक तरह का मतलब कि जो है एक अपराइजिंग क्रिएट हो गई। और तीसरा जो है दिसंबर में जो है अफगानिस्तान में इन्वेट कर दिया यूएसएसआर ने 1979 में। ये तीन बड़े इवेंट ने जो है इंडिया को फिर ला के खड़ा कर दिया कि अब आप किसके साथ, अब आप यूएसएसआर के खिलाफ हैं या साथ है। अब आप जो है ईरान से क्या कहेंगे, ठीक है, ईरान, क्योंकि भाई ईरान को भी हमें देखना है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे सऊदी अरबिया, अब एक तरफ सऊदी अरबिया एक तरफ ईरान है और दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, समझ रहे हो। तो हम सऊदी अरबिया के साथ जाए या ईरान के साथ जाए, दैट इज़ अ कंसर्न। और दूसरी बात यह है कि भाई हम लोग यूएसएसआर के साथ खड़े थे और यूएसएसआर ने इन्वेट कर दिया, तो अमेरिका और चाइना और पाकिस्तान हम पे दबाव बना रहे हैं अब कि भैया आप तो बड़ा मतलब आदर्श वाली बातें करते थे, अब उसने जो है दूसरे की टेरिटरी में क्या कहते हैं अपने आप को डाल दिया है, और आप जो है डीकोलोनाइजेशन के खिलाफ है, आप जो है इंपेरियलिस्ट है, इंटरनेशनलिस्ट है, ठीक है, आप नॉन अलाइनमेंट को लेकर चल रहे हैं, ठीक है, डीकोलोनाइजेशन के खिलाफ है आप लोग। तो ऐसे में क्या करेंगे आप, फिर आप क्या पॉलिसी रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या हमारे सामने थी। तीन मेजर इवेंट क्या हुए, तीन मेजर इवेंट, ईरान रिवॉल्यूशन, ठीक है, अरब के अंदर मस्जिद जो है, मॉस्क जो है उसको सीज़ करना, ठीक है, और उसके बाद जो है आपका यहाँ पे
यूएसएसआर इन्वेड व्हाट, यूएसएसआर ने इन्वेड कर दिया आपका अफगानिस्तान को। ये 3 बड़े इवेंट हो गए यहाँ पे, ठीक है। देखो क्या कहते हैं, फरवरी में हुआ था रिवॉल्यूशन 1979 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। उसका क्या कहते हैं यहाँ पे जो है, और उसके बाद जो है दिसंबर में जो है नवंबर में आपका जो है 1979 में जो है मॉस्को वाला सीन हो गया, और दिसंबर 1979 में जो है आपका अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया यूएसएसआर ने। While the consequences of the first two events had an impact on the India in the long term, उनका तो लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट हम पे होना ही था। It is a Soviet entries into Afghanistan set in a motion factors that India that had important consequences in terms of the India's neighborhood, especially पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब एक बात तो अफगानिस्तान में घुस जाना उसका, और ऊपर से इंडिया के बॉर्डर के पास आ जाना, वो भी अपने आप में एक बड़ा कंसर्न था। तो दोनों तरफ मतलब कि हम लोग फंसे पड़े थे, और हम कहाँ जाएंगे, ये बहुत ही बड़ा सरदर्द हमारे आगे आके खड़ा हो गया था, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स रिन्यू स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद पाकिस्तान इन द आफ्टरमैथ ऑफ सोवियत इन्वेजन। अब जैसे अब यहाँ पे क्या है, यूएसए जो है वो पाकिस्तान के पास आ गया, पैक्ट ले, अब ये दोनों पास आ गए क्योंकि भाई रसिया जो है उसमें घुस गया है। एंड क्या कहते हैं, अंडर द जनरल क्या कहते हैं जिया उल हक क्या कहते हैं बिकेम पाकिस्तान क्या कहते हैं पाकिस्तान बिकेम द फ्रंट लाइन इन द यूएस एफर्ट्स। पाकिस्तान जो है वो फ्रंट लाइन बन गया यूएस के एफर्ट टू बॉक डाउन इन द सोवियत इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से सोवियत को हटाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान का सहारा लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, दिस इंटेल्ड इनहेंस्ड फाउंडिंग एंड मिलिट्री एड टू पाकिस्तान टू बी चैनल्ड इन अफगानिस्तान अगेंस्ट द सोवियत थ्रू द अफगानिस्तान रूलर्स। और उन्होंने एक चैनल के रूप में जो है पाकिस्तान को रखा कि जिससे कि वहाँ के अफगानिस्तान के जो आपके रिवॉल्यूशनिस्ट हैं जो यूएसएसआर के खिलाफ है उनको भड़काया जाता है, खासकर मुजाहिदीन को जो है इन्होंने सपोर्ट दिया। उसके बाद इंडिया एंटर्ड इनटू अ क्लोजर मिलिट्री कॉपरेशन रिलेशन विद द सोवियत यूनियन। जैसे ही पाकिस्तान को यूएसए ने सपोर्ट दिया, बस इंडिया ने कहा कि ठीक है, हमें आपने मौका दे दिया, क्या दे दिया कि हम यूएसएसआर के साथ जो है अब हम क्लोजली क्या कहते हैं हम उसका सपोर्ट करेंगे। हम पहले तो डर रहे थे कि यार यूएसएसआर अंदर चला गया, हमारे आइडियलिस्टिक अप्रोच पे कहीं ना कहीं एक खतरा है, एक आइडियोलॉजिकल अप्रोच पे खतरा है, लेकिन आपने तो हमें अच्छा मौका दे दिया, आप तो हम यूएसएसआर के पास और जा सकते हैं, तो बस इंडिया निकल गया वहाँ पे। उसके बाद क्या, हाउएवर दिस परहैप्स डेंटेड द नॉन अलाइंड क्रेडेंशियल ऑफ इंडिया, इट वाज फोर्स्ड टू मेंटेन एम्बिगुअस स्टैंड ऑन सोवियत ऑक्यूपेशन ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। हाउएवर दिस परहैप्स डेंटेड नॉन अलाइनमेंट क्रेडेंशियल ऑफ इंडिया एज इट वाज फोर्स्ड टू मेंटेन एन एम्बिगुअस स्टैंड ऑफ सोवियत। अब भाई इसमें हालांकि हम पे क्रिटिसिज्म हुआ कि आप जो है सोवियत के खिलाफ बोलिए। नॉनथलेस द सेवेंथ नाम समिट इन मार्च 1983 एट न्यू दिल्ली, मतलब कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का समिट हुआ 1983 के अंदर मार्च में दिल्ली में। बिकेम एन ओकेजन फॉर एज्यूमिंग लीडरशिप और मल्टीलैटरल फॉर्म ऑफ विच इंडिया वाज फाउंडिंग मेंबर, हमारे हाथ में लीडरशिप थी। हाउएवर बाय दिस टाइम द मेंबरशिप ऑफ द ग्रुप हैड ग्रोन टू नियरली 100 एज कम्पेयर टू 25, हमारे पास मेंबर भी 25 से 100 हो गए थे। एज इट्स फर्स्ट समिट इन बेलग्रेड में हमारे पास 25 मेंबर थे, 25 कंट्री थे, और हमारे पास 100 कंट्रीज़ हैं। एज astutely observed in one of the media reports of the era, paradoxically NAM has attained a partial expansion of the would have astonished its founding fathers and including Jawaharlal Nehru. At the same time it has lost its cohesion and unity of the objectives and purpose and is unable to cope with the critical problems and issues that cry out for the urgent solution। हालांकि काफ़ी आलोचना भी हुई कि जो मतलब कि एक्चुअल पर्पस था जो नाम का, जिन मुद्दों के खिलाफ बोलना, उसमें कहीं ना कहीं अब थोड़ा शांत है, ये उतना नहीं बोलता, ये भी एक हमारा क्रिटिसिज्म था। द असैसिनेशन ऑफ पीएम इंदिरा गांधी 1984 वाज फॉलोड बाय ट्रांजिशन टू द टेन्योर। उसके बाद क्या हो गया इंडिया के अंदर, देखो 1983 में जो है समिट हुआ, समिट ऑफ नाम, 1984 में असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी, ठीक है, ध्यान रखना, ये इसने भी बहुत बड़ा मेजर सेटबैक दिया। उसके बाद क्या कहते हैं आपका जो है उसका क्या कहते हैं द असैसिनेशन एंड देन क्या कहते हैं आपके एंट्री होती है किसकी, राजीव गांधी की। 1985 राजीव गांधी केम, ठीक है। अब राजीव गांधी आ जाते हैं इसके बाद। उसके बाद जो है आपका
In this period, India undertook some steps towards modernization of the economy and armed forces. In 1988, Rajiv Gandhi became the first Indian Prime Minister to visit China. इसके बाद क्या कहते हैं मतलब कि जो है since 1954, उसके बाद 1985 के बाद जो है 1954 के बाद 1988 में पहली बार राजीव गांधी वेंट चाइना। बहुत लंबे समय के बाद जो है चाइना कोई गया था, ठीक है, एंड ही वेंट टू चाइना, ठीक है ना, एंड एस्टैब्लिशिंग कॉन्टैक्ट विद द डेंग जियोपिंग वहाँ पे हुआ करते थे, अंडर हुम चाइना हैड असर्ट न्यू एरा ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। दिस इनिशिएटिव और रीजनल कॉपरेशन मैटेरियलाइज्ड इन द फॉर्मेशन साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन इन 1985। द इनिशिएटिव और रीजनल कॉपरेशन मैटेरियलाइज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द साउथ एसोसिएशन 88 में गए थे। द इनिशिएटिव फॉर रीजनल कॉपरेशन मैटेरियलाइज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन सार्क इन 1985। अच्छा, एस्टैब्लिशिंग कॉन्टैक्ट विद, अच्छा, नहीं, ये जब आए तो इन्होंने क्या हुआ, ये थोड़े मॉडर्नाइजेशन वाले थे। ये सब कुछ हो पाया किस वजह से, क्योंकि 1985 में हम लोगों ने सार्क इस्टेब्लिश कर दिया था, सार्क की इस्टेब्लिशमेंट कर दी थी, इस्टेब्लिश्ड, ध्यान रखना है। सार्क को इस्टेब्लिश करने का रीज़न क्या था कि अब भाई मॉडर्नाइजेशन चाहिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और वहाँ पे डेंग सियोपिंग जो है वो भी आ चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं यार अब तो वाकई डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो हम लोग ये पुरानी चीज़ें छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। This period saw a greater involvement in the neighborhood during including the signing of an agreement with Pakistan on not attacking each other nuclear installation। हम एक दूसरे के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर अटैक नहीं करेंगे। which a visit followed in 1989 making it फर्स्ट विजिट ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर आफ्टर नेहरू विजिट इन 1960, ठीक है। 1989 में फिर हम पाकिस्तान भी गए 1989 हम पाकिस्तान भी गए, पाकिस्तान विजिट ऑफ राजीव गांधी, हम वहाँ पे भी गए। एंड क्या कहते हैं उसके बाद जो है हम जो है न्यूक्लियर क्या कहते हैं मतलब कि इंस्टॉलमेंट पे किसी के अटैक नहीं करेंगे, हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया। एंड उसके बाद जो है आपका 1960 क्या कहते हैं द इंडिया श्रीलंका, ये भी 1960 के बाद कोई पहली बार गया था। उसके बाद इंडिया श्रीलंका क्या कहते हैं पीस अकॉर्ड इन 1987, ठीक है। और इंडिया श्रीलंका देख रहे हो हम नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ सपोर्ट बना रहे हैं। 1987 इंडिया श्रीलंका पीस अकॉर्ड साइन किया हम लोगों ने वहाँ पे, ठीक है। हमने वहाँ पे पीस अकॉर्ड साइन किया जिसमें हमने क्या कहा क्या कहते हैं एंड सबसिक्वेंट डिसीजन टू सेंड पीस कीपिंग फोर्सेस in Sri Lanka and had long lasting impact in the Rhine. India's association in the neighborhood was further highlighted by the Operation Cactus यहाँ पे चलाया हम लोगों ने, ऑपरेशन कैक्टस, ठीक है, ऑपरेशन कैक्टस। उसके बाद जो है आपका ऑपरेशन कैक्टस दैट इन्वॉल्व मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट द कू इन मालदीव्स इन 1988, दैट इन्वॉल्व मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट द कू इन मालदीव्स, जो कि क्या कहते हैं इन्वॉल्व था, अभी क्या कहते हैं मालदीव्स के अंदर इन्वॉल्व था, क्या कहते हैं 1988 में कू हो गया था वहाँ पे। एट दिस एंड ऑफ द पीरियड एक्सपीरियंस ग्रेटर पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी सच एज द बोफोर्स स्कैंडल। उसके बाद आपका जो है बोफोर्स का स्कैंडल हो गया था, ठीक है, बोफोर्स का स्कैंडल हो गया। प्लस क्या कहते हैं शॉर्ट लिव्ड कोएलिशन गवर्नमेंट ऑफ क्या कहते हैं वीपी सिंह, उसके बाद क्या कहते हैं राजीव गांधी का असैसिनेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं आपका जो है शॉर्ट लिव्ड कोएलिशन गवर्नमेंट प्लस आपका जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो अराइज हो गया। दीज डेवलपमेंट्स अकम्पनाइड बाय चेंजेस इन द इंटरनेशनल एनवायरनमेंट एंड इट फर्दर लेड टू चेंज इन फॉरेन पॉलिसी। चलिए फिर से पॉलिसी में चेंज आ गया। तो अभी तक हमने 2 फेज़ देख लिए हैं, लास्ट हमारा फेज़ अभी बाकी है इसके बाद, ठीक है। लास्ट फेज़ हम इसके बाद देखेंगे अगला वाला, ठीक है, अगले वीडियो के अंदर। लेकिन एक बार हम दोबारा देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हो चुकी है यहाँ से। चलो अब हम रिवीजन में देखेंगे, दैट इज़ ऑल, ठीक है।